नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग आज देखेंगे 1853 का एक्ट, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। और अभी तक आए जितने भी चार्टर एक्ट थे उनमें इन सभी अधिनियमों में वो सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था, राइट। यानी कि चार्टर एक्ट के नाम से जितने भी अधिनियम आए हैं उनमें ये लास्ट था। जैसा कि आपको पता है, चार्टर एक्ट सन 1793 से ही आने शुरू हुए थे, लेकिन अंतिम बार ये 1853 में आया था। तो इस चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रोविज़न थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो प्रोविजन था ये था कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अपना अलग अलग दायित्व दे दिया गया। यानी कि उनके जो कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि परिषद में विधायी कार्य के लिए अलग समिति का गठन किया गया और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग समिति का गठन किया गया। इट मीन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थापका और कार्यपालिका इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई। यानी कि कानून बनाने का काम जो होगा वो विधायी समिति करेगी, विधायी समिति के माध्यम से कानून बनेंगे और उसको क्रियान्वित करने का जो काम होगा वो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत देखा जाएगा। तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो शासन हो रहा है वो अलग अलग तरीके से करने की यहाँ पे योजना बनाई गई। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोविजन था वो ये था कि इस अधिनियम के तहत एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जो कि ब्रिटिश संसद के तहत छोटे छोटे कानून बना सकती थी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ यहाँ पे पॉइंट है कि इसमें एक विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। अब ये विधान परिषद के गठन का प्रावधान क्यों किया गया वो आपको समझना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि चार्टर एक्ट लगभग 20 वर्ष के अंतराल में आते रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट 1813 में आया था, इसके बाद 33 में आया है, इसके बाद 53 में आया था। तो इसमें 20 वर्ष का अंतराल रहता है। तो इंडिया में उन 20 वर्षों के दौरान जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदल जाया करती थी। तो वहाँ की संसद ने एक ऐसा प्रावधान किया कि भारत में छोटे छोटे कानून के निर्माण के लिए जो भी कानून निर्माणी संस्था होगी वो भारत में ही विधान परिषद के रूप में काम करेगी। अब ब्रिटेन की संसद पर उनको कानून के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया, क्योंकि इससे पहले 20 वर्ष के अंतराल में ब्रिटेन की संसद से कानून बन के इंडिया में आते थे, लेकिन अब इंडिया में ही एक विधान परिषद का गठन कर लिया गया, राइट। तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर जो इसमें नेक्स्ट प्रोविजन था वो ये था कि इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी में जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, जो उच्च सेवक थे, उनके लिए भर्ती के माध्यम से एक प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई और 1853 के बाद से लगातार इंग्लैंड में आयोजित होती रही। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो बात की गई थी वो 1833 के अधिनियम में इसकी चर्चा की गई थी, लेकिन वो औपचारिक रूप से शुरुआत नहीं हो पाई थी। ठीक है, 1833 के अधिनियम में सिर्फ चर्चा की गई थी। ऐसा कहा गया था कि सिविल सेवकों की भर्ती की जानी चाहिए, लेकिन 1853 के तहत इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दिया गया। तो ये एक डिफरेंस रहा है, राइट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसमें नेक्स्ट प्रोविजन किया गया था कि इसके तहत ये बताया गया कि कंपनी का जो शासन है वो कभी भी समाप्त किया जा सकता है। यानी कि इसमें ब्रिटेन की संसद ने इस अधिनियम के माध्यम से ये संदेश दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो इंडिया में कभी भी बिना बताए समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा क्यों कहा गया वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक की जो परिस्थितियां थीं वो कहीं ना कहीं ऐसा इंगित कर रही थी, ये बता रही थी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन करने में सही से सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उसकी अक्षमता को देखते हुए ऐसा वहां पे प्रोविजन कर लिया गया था। आपको पता भी होगा कि इसी के बाद तुरंत एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। तो उसी के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त भी कर दिया जाता है, राइट। तो इसके तहत एक और बात कही गई कि पहली बार इसमें केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। यानी कि कानून निर्माण के लिए जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था उसमें कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से ही सही स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि जो भारत के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी उसमें जगह देने का काम शुरू किया गया। तो ये कुल 6 पॉइंट थे, यानी कि इस अधिनियम में कुल 6 पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने होंगे और इन्हीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके अलावा कोई भी पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है,
और वो आपका यूजलेस ही होगा अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर वीडियो में वही क्वेश्चंस, वही पॉइंट डिस्कशन करते हैं जो आपके लिए उपयोगी है, राइट। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी वो वनडे एग्जाम हो, उन सभी वनडे एग्जाम के लिए आपको इन वीडियो सीरीज में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप वीडियोस को देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये यूट्यूब पर अवेलेबल किसी भी पेड कोर्स से बेटर होगा। आप कहीं भी रुपया खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।